ऑल राइट, तो ये हमारे सामने अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी जी, बोस्टन मैट्रिक्स। ये जो बोस्टन मैट्रिक्स है ये पहले A2 में हुआ करती थी, और ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक टॉपिक था। वो टॉपिक तो अभी भी है A2 में, लेकिन ये उन्होंने AS में शिफ्ट कर दिया। तो नॉर्मली जो टॉपिक्स हैं वो A2 से ही शिफ्ट हुए हुए हैं, तो नए टॉपिक बहुत ही कम डाले हैं उन्होंने। तो ये पहले भी आता रहे, मतलब क्वेश्चन इसके आते रहे हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन जो है वो फिर P3 P4 के स्टाइल में आते रहे हैं, P1 P2 के स्टाइल में नहीं आते रहे। एनीवे, मैं अभी बता भी देता हूँ पहले तो आपको कि ये क्या होती है और सवाल इसका किस तरह का आ सकता है। अच्छा, अब आपने याद रखना कि जो बोस्टन मैट्रिक्स है ना, ये रिलेट करती है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से। और नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको पता ही है कि ये कलेक्शन या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बिजनेस जिनमें डील करता है, या जिनको प्रोड्यूस करता है या सेल करता है। अच्छा, और इसका मेन मकसद यही होता है कि आप रिस्क को स्प्रेड करें और अपने ब्रांड के जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाएं आप। मतलब प्रोडक्ट की बात तो नहीं मैं खाली कर रहा, यानी कि आप एक से ज्यादा सेगमेंट्स को टारगेट करें। तो उससे फायदा ये होता है कि जो ब्रांड की रेपुटेशन है वो ज्यादा बढ़ती है कि ये ब्रांड ये चीजें बनाता है, और आप एक प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं इन ए न्यू प्रोडक्ट जो आप नया लॉन्च कर रहे हैं। तो वो होगा तो नया लॉन्च, लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि आप उसी ब्रांड को यूज करके उसको लॉन्च करते जा रहे हैं। तो ये फायदा जरूर होता है वंस यू स्टैब्लिश योर ब्रांड नेम, के लोग जो हैं वो, या बिजनेसेस, वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। जितनी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो ऐसे ही करती हैं। तो अच्छा, अब तो इसका एक तो ये कि आप एक से ज्यादा जब सेगमेंट टारगेट करेंगे तो किसी एक सेगमेंट में अगर आपकी सेल्स ड्रॉप भी कर रही है या कंपटीशन ज्यादा है, तो आप दूसरी सेगमेंट से जो है वो एनफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उस अरसे के लिए जिस सेगमेंट से आपको ज्यादा रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं आ रहा, यू कैन स्टिल सर्वाइव ओवर देयर। या अगर वहां इंटेंस कंपटीशन है तो यू कैन इजीली स्पेंड ऑन प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ओवर देयर एज वेल, क्योंकि आप दूसरे सेगमेंट से जो रेवेन्यू और प्रॉफिट आ रहा है उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं, तो बोस्टन मैट्रिक्स में ये कैसे फिट होता है? वो इस तरह से कि बोस्टन मैट्रिक्स 4 क्वाड्रेंट्स की बात करता है, जिसमें 2 वेरिएबल्स लिए जाते हैं। एक मार्केट ग्रोथ लिया जाता है और एक मार्केट शेयर लिया जाता है। यानी कि ये लिमिटेशन भी है बोस्टन मैट्रिक्स की कि भाई सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स क्यों लिए जाते हैं, और भी तो वेरिएबल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको कंसिडर करना चाहिए। तो वैल्यूएशन में हम वो बात कर सकते हैं। एनीवे, बहरहाल अभी तो मैं आपको बोस्टन मैट्रिक्स समझा रहा हूँ। तो बोस्टन मैट्रिक्स में एक तरफ मार्केट शेयर और दूसरी तरफ मार्केट ग्रोथ लिया हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टली मार्केट शेयर लिया हुआ है और वर्टिकली मार्केट ग्रोथ। अब आपको जो 4 क्वाड्रेंट्स नजर आ रहे हैं, उसमें अगर आप टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट को देखें तो वहां आपको नजर आएगा स्टार। यानी कि आप कहते हैं जो इस क्वाड्रेंट में किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट जो इस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा वो स्टार कहलाएगा। स्टार मतलब कि अगर आप गौर करो कि उसका मार्केट शेयर भी हाई है क्योंकि वो टॉप पे है, और उसका ग्रोथ रेट जो है या मार्केट ग्रोथ भी हाई है क्योंकि वो लेफ्ट पे भी नजर आ रहा है हमें यहाँ पर, क्योंकि आपको नजर आ दोनों हाई है आपके सामने। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि स्टार आपने यहीं पे ही लिखना है हमेशा। ये डिपेंड करता है कि आपने हाई लो कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जनरली ऐसे ही होता है। स्टार में मार्केट शेयर भी हाई है और ग्रोथ रेट भी हाई है, या मार्केट ग्रोथ भी हाई है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और उसकी एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है और सेल्स हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसका उसकी रेपुटेशन बन गई हुई है और वो अब उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, और ग्रोथ क्या है जो हाई है? इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ऑफ दैट प्रोडक्ट, जिसको हम स्टार बोल रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग, यानी कि मार्केट साइज बढ़ रहा है। तो अब होगा क्या कि डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टार से पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, बहुत रेवेन्यू प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आप उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्केट स्टैटिक नहीं है, मार्केट साइज बढ़ रहा है। इसका मतलब है आपको नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो वो जो स्टार का पैसा आ रहा है वो स्टार पे ही लग जाएगा।
वो कहीं और नहीं जाएगा। ये एक स्ट्रेटेजी हमें बोस्टन मैट्रिक्स से एक स्ट्रेटेजी मिल गई कि अगर हमने कोई स्ट्रेटेजी बनानी है तो हम बोस्टन मैट्रिक्स को देखकर अपने प्रोडक्ट को फिट करके कि अगर वो स्टार में आता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो स्टार से पैसा आ रहा है वो स्टार पे ही लगाना है, किसी और प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करना। वरना क्या होगा, वो किसी और प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो पता नहीं सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता, स्टार नीचे आ जाएगा। ये बात समझ आइए आपको जी दुर्वा? सर। आ रही है। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम देख लेते हैं, जो राइट टॉप पे हमें नजर आ रहा है जिसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। और ये क्या है कि इसमें आपको गौर करें तो नजर आ रहा है मार्केट शेयर जो है वो लो है, ठीक है, और जो मार्केट ग्रोथ है वो हाई है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ आ रही है ना आपको? इस ग्रेड में पता चल रहा है ना? जी सर जी। तो मार्केट शेयर अगर लो है, इसका मतलब है कि ये जो अभी प्रोडक्ट है ये अभी नया है और अभी ये स्ट्रगल कर रहा है, अनसर्टेनिटी है वेदर वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है इस पे पैसा लगाने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी तरफ मार्केट ग्रोथ हाई है, मतलब प्रोडक्ट नया है, इसकी सेल्स कम है तभी मार्केट शेयर कम है, लेकिन इसको लेने वाले कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है एवरी पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन मार्क स्टार बन जाए। कैसे? ग्रोथ तो मौजूद है, सिर्फ आपने मार्केट शेयर बढ़ाना है, और वो उसके लिए आपको एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, प्रमोशनल मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और जो 4 P's हैं, प्राइसिंग की टैक्टिक हो गई, प्लेस की स्ट्रेटेजी हो गई, वो इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम चाइल्ड पे पैसा लगना है दबा के, लेकिन प्रॉब्लम चाइल्ड के पास पैसा है नहीं, क्योंकि इतना रेवेन्यू और प्रॉफिट आ नहीं रहा। अगर मैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से कंपेयर करूं, ये कंपेयर आपने करना नहीं है समझाने के लिए, तो जो स्टार है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में समवेयर अराउंड आता है ग्रोथ स्टेज पे, जिसमें तेजी से सेल्स बढ़ रही होती है। अच्छा, बढ़ रही होती है मतलब पोटेंशियल कस्टमर बढ़ रहा है। और जो क्वेश्चन मार्क है या प्रॉब्लम चाइल्ड है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आता है समवेयर अराउंड इंट्रोडक्शन, स्टार्ट में है, अनसर्टेनिटी मौजूद है, अभी प्रॉफिट नहीं है इतना, या है नहीं है बहुत थोड़ा है, तो इसको पैसे की जरूरत है, लेकिन पैसा इसके पास है नहीं, स्टार इसको दे नहीं सकता क्योंकि स्टार को अपने ऊपर लगाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जो बॉटम लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है क्वाड्रेंट, कैश काउ। सर जी। सर जब मार्केट शेयर लो है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट ग्रोथ बढ़ रही हो? वही बता रहा हूँ, मार्केट शेयर से मुराद है कि हम इसको डिफाइन करते हैं कि द परसेंटेज of the total market sales that belongs to a particular product or business। यानी कि मार्केट में सेल्स हो रही है लेकिन आपकी सेल्स इतनी नहीं हो रही। इसी तरह मार्केट ग्रो कर रही है, कस्टमर बहुत है, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं है। उस यानी कि आप ले लो सेल फोन, सेल फोन का कस्टमर बहुत है और बढ़ भी रहा है, लेकिन आपका नहीं ले रहा, वो कुछ दूसरे ब्रांड ले रहे हैं अभी, तो आपका मार्केट शेयर लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ हाई है। तो याद रखो मार्केट शेयर प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट करता है, ग्रोथ जो है वो प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता, वो मार्केट से रिलेट करता है। समझ आ रही बात की? जी सर। अच्छा, अब कैश काउ पे आ जाओ। तो ऐसी गाय जो दूध नहीं देती जो कि पैसे देती है, इसीलिए नाम है। कैश काउ को देखो तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट ग्रोथ लो है और मार्केट शेयर हाई है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मुताबिक ये आएगा समवेयर अराउंड मेच्योरिटी, यानी कि इसने, ये फुली एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है और मजीद कोई कस्टमर आने के चांसेस नहीं है। मार्केट ग्रो नहीं कर रही, मतलब नया कस्टमर कोई नहीं आ रहा, जो आ रहा है मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर इससे ले रहा है। कैसे पता? क्योंकि मार्केट शेयर हाई है। इसका मतलब है इसके पास पैसा बहुत आ रहा है, अन्ना पैसा आ रहा है, लेकिन लगाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। लगाए किस पे? लगाए तो तब ना जितना लग रहा है उससे आ रहा है, और तो कस्टमर है नहीं, जो कस्टमर है वो इससे ले रहे हैं पहले ही, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो इसके पास फालतू पैसा है। ये क्या करेगा? ये पैसा लगा देगा प्रॉब्लम चाइल्ड पे। ये है कंपनी का काम कि कैश काउ से जो पैसा आ रहा है वो कैश काउ को जरूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम चाइल्ड पे लगा दे ताकि प्रॉब्लम चाइल्ड कल को स्टार बन जाए।
अच्छा, इसी तरह अगर आप टॉप राइट बॉटम राइट क्वाड्रेंट पे आते हैं तो वहां डॉग नजर आ रहा है, और डॉग का मतलब है कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज बन जाती है डिक्लाइन, कि अब प्रोडक्ट की अपील नहीं रही। आप गौर करो, मार्केट ग्रोथ लो है, मार्केट शेयर भी लो है, मतलब अब इस तरह का प्रोडक्ट, इसकी सेल बहुत गिर चुकी है और इसको लेने वाले लोग भी कम होते जा रहे हैं। यानी कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी सेल तो गिर ही रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उनकी भी उनका भी कस्टमर कम होता जा रहा है। तो अब इसका मतलब है इसका कोई फायदा नहीं है, इसको बनाएंगे तब भी प्रॉफिट नहीं आना, इस पे लगाएंगे तब भी प्रॉफिट नहीं आना। तो बेहतर है इसको डिस्कार्ड कर दें, इसको डिसकंटिन्यू कर दें, तो इसको आप फिर फेज आउट हो जाता है ये प्रोडक्ट फिर। समझ आ गई बात की? सर जो एक्सटेंशन थ्योरीज होती है, एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज हैं, वो इनमें से कौन से क्वाड्रेंट पे अप्लाई होंगी, कैश नहीं का वो, ऊपर? नहीं आप वही बता रहा हूँ, आपने एक्सटेंशन स्ट्रेटजी यहाँ नहीं लगानी, वो अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूछते हैं तो वहां लगानी, नहीं यहाँ सर, नहीं। मैं तो वैसे जनरल पूछ रही हूँ कि इनमें से जैसे आप बता रहे हैं ना कि डॉग वाला जो है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होंगे उनमें जितना भी पैसा लगाएं फायदा कोई नहीं होने वाला, तो यहाँ पे तो एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज पर ना लगी ना। नहीं देखो ऐसे है कि ना, जो आपका बोस्टन मैट्रिक्स है ना, ये हम्म। ये नहीं बताता कि लेवल ऑफ सेल्स आपकी अब कितनी हाई मार्केट शेयर है, समझ आ रही है? अब लेकिन आप टॉप पर हैं, टॉप के करीब हैं, कैश काउ अगर है, आपकी सेल्स है, आपकी सेल्स हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ लो हो गई है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अगर देखेंगे तो वो आपकी सेल्स के पैटर्न को शो करता है कि वो अपवर्ड जा रहा है, अभी भी ऊपर पहुंचा है कि नहीं। तो अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखें तो कैश काउ जब अपने पीक पे पहुंच जाता है तो वहां पर आपको डिसीजन लेना होता है कि भाई अब इसको डॉग बनने देना है या इसको मजीद ऊपर लेके जाना है। लेकिन ये बोस्टन मैट्रिक्स में नहीं कहना, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, उसमें ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल होगी जो मैंने नीचे लिखी है कि इनको आपने, यानी कि पेपर में क्या हो सकता है कि वो कहें जी बोस्टन मैट्रिक्स की यूजफुलनेस बताएं, आपको पेपर 2 में आ गया फर्ज किया और पेपर 2 में एक से ज्यादा प्रोडक्ट उन्होंने दिए हुए हैं किसी कंपनी के, तो आपको ये भी सवाल आ सकता है कि जी आप इन प्रोडक्ट्स को बोस्टन मैट्रिक्स बनाकर फिट करके दिखाएं कहाँ कहाँ फिट होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने अगर उनको क्या क्या स्ट्रेटजी अप्लाई हो सकती है तो आपको ये बतानी पड़ेगी, और बोस्टन मैट्रिक्स कितना यूजफुल है तो वैल्यूएशन वाली बात भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज है जी। और कुछ? नहीं सर, चलिए ठीक है सर, इसकी जो इवेल्युएशंस हैं इसमें भी जो सर जो पहली वाली है इसको थोड़ा सा आप जरा बता दें, और वो दूसरे ये है वाले कि की। इसमें ये ज्यूम किया जाता है कि अगर आपका मार्केट शेयर हाई है तो आपका प्रॉफिट भी हाई है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में तो यही दिखाते हैं ना कि जब मेजोरिटी पे जी पहुंचते हैं सर। तो मतलब सेल्स हाई है मतलब प्रॉफिट भी हाई है। अच्छा, तो अब उस देखो मैं ना आपको एक मिनट जरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, अगर मैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ यूं बन रही है, ठीक है? अब ये क्या है, ये सेल्स दिखा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ प्रॉफिट शो करना हो तो मैं कैसे शो करूँ? मैं ऐसे, यही बात है, मतलब प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ये प्रॉफिट है। तो जब सेल्स आपकी पीक पे चल रही है तो प्रॉफिट में पीक पे आते हैं। समझ आ रही है ना? जी सर। अब जब हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि बोस्टन मैट्रिक्स ये एज्यूम करती है कि अगर मार्केट शेयर किसी कंपनी का ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी हाई होगा। ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ा रही है अपनी प्राइस को कम करके और ड्रास्टिकली कम करती जा रही है तो सेल तो बहुत हो रही होगी, मार्केट शेयर भी होगा। अगर हम मार्केट शेयर को निकालने के दो तरीके हैं, सेल्स से आप सेल्स की वैल्यू से निकाल सकते हैं और यूनिट्स की वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो हो सकता है सेल्स ज्यादा हो रही हो, यूनिट ज्यादा बिक रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने कीमत बहुत कम रखी हुई है, तो प्रॉफिट तो आपका हाई नहीं होगा। हो सकता है किसी और का आपसे ज्यादा प्रॉफिट हो और सेल्स कम हो। समझ आ रही? जी सर।
और सर ये जो बॉस्टन मैट्रिक्स है ये सिर्फ वो बिजनेसेस अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो, जी जो सिंगल बिल्कुल प्रोडक्ट ऐसे, प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो नहीं यूज कर सकते। हाँ उनके लिए है ही नहीं, उन पे अप्लाई नहीं होती, हम्म। क्योंकि आपको अच्छा। डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, और तो उसके लिए आपको बोस्टन मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा हुआ है, बैलेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, पढ़ा है ना? जी सर जी। या बैलेंस कैश फ्लो, मतलब अगर एक प्रोडक्ट जा रहा है तो दूसरा आना चाहिए। बहरहाल वो उसमें ठीक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का रोल है, बोस्टन मैट्रिक्स का यहीं तक ही रखा। सर ये जो नीचे चार टर्म्स लिखी हुई हैं, बिल्डिंग, होल्डिंग, मिल्किंग एंड डाइवेस्टिंग, हाँ, सर ये ये भी एक दफा बता दें आप। देखो ये स्ट्रेटजीज है ना, यही तो स्ट्रेटजीज है। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके पास, तो उसने ये देखना है कि किस प्रोडक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है और कब करनी है। तो अगर आपका प्रोडक्ट अभी प्रॉब्लम चाइल्ड है, तो आप बिल्डिंग कर रहे हैं, उसको बिल्ड करने की जरूरत है ताकि वो स्टार बने। तो पैसा आप कैश काउ से लेंगे, स्टार है, उसको पैसा, वो पैसा खुद जनरेट कर रहा है, लेकिन उसको अपने ऊपर ही खर्च करना है, तो होल्ड करें उसे, मतलब होल्ड, वो पैसा उसी पे लगाएं। और कैश काउ को मिल्क करें, मतलब उससे पैसा निकाल लें, उससे जो पैसा आ रहा है उस पे ना लगाएं, निकाल लें, क्योंकि वो आप जो मिल्किंग करेंगे वो बाद में बिल्डिंग में काम आएगी प्रॉब्लम चाइल्ड के। और डाइवेस्टिंग में ये है कि आप उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है आपने, ताकि आपको लॉस ना हो, क्योंकि वो आपको लॉस देगा, और जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसको खत्म करें, बेचे होने पर नहीं हो। आसान है जी ये, सर आप समझ आ गई है बहुत अच्छे से। ठीक हो गया। और ठीक है सर। सर अच्छा एक ना क्वेश्चन बार बार आते हैं इस तरह से कि फॉर एग्जांपल डिस्कस इफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इस तरह से बात होती है कि जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस हमने करने होते हैं। सर इस तरह के क्वेश्चंस में ना मुझे बहुत कंफ्यूजन है वो इस बात की कि अगर फॉर एग्जांपल हम समझे अगर ऑटोक्रेटिक के डिस्कस करते हैं सर, बॉडी में हमने उसके एडवांटेजेस बता दिए हैं, ठीक है, और हम ये बात डिसाइड कर चुके हैं कि इवैल्यूएशन में हम इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा बताएंगे क्योंकि वो हमें ज्यादा अच्छे से आते हैं। तो सर अब ऐसा करना नेसेसरी है कि हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में एक बैलेंस क्रिएट करें, कि अगर एडवांटेजेस दो बता रही हूँ तो डिसएडवांटेजेस भी दो बताऊं या तीन देखो, बताऊं। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है कि ये अगर क्वेश्चन आएगा इस तरह से तो 12 नंबर का आएगा, और अगर 12 नंबर जी का सर। आएगा तो एनालिसिस के 2 नंबर होते हैं लेवल 2 के। इसका मतलब है हम्म। आपको ये करना है, जैसे कि अगर वो पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक जो स्टाइल है मैनेजमेंट का वो ज्यादा अच्छा है, अब वो लीडरशिप का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लीडरशिप का टॉपिक जो है वो चला गया है A2 के अंदर, तो वो मैनेजमेंट स्टाइल कहेंगे जरूर। अच्छा, लेकिन ज्यादातर लीडर जो है वो मैनेजर भी हो सकता है, तो स्टाइल उन्होंने एज में रखे। तो आप अगर फर्ज किया कि डेमोक्रेटिक, फॉर एग्जांपल, आपने एवेल्यूशन वाले क्वेश्चन में, यानी कि 12 वाले क्वेश्चन में, P1 हो या P2 हो, सवाल करने से पहले सोचना है कि मैंने एवेल्यूशन में क्या लिखना है, मतलब मैंने किसको सपोर्ट करना है, अगर ये सवाल है, ये ध्यान में रख लो। अच्छा, आपने सोच लिया। अच्छा, अब आपने सोचा है कि मैंने डेमोक्रेटिक को सपोर्ट नहीं करना, ओके। ऊपर लिखा हुआ है कि जी इवैल्यूएट वेदर डेमोक्रेटिक स्टाइल इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी, फॉर बिजनेस व्हाइल मेकिंग डिसीजन। अच्छा, अब ये सवाल है तो आप, वो तो ठीक है, आपको पता है, आप एंड पे बताओगे जो भी। अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि डेमोक्रेट, मैंने इस स्टेटमेंट की फेवर में नहीं जाना, एवोल्यूशन तो स्टेटमेंट को एड्रेस करने का नाम है, तो आपने डेमोक्रेटिक स्टाइल का फायदा बताया, डेवलप किया अच्छे से, तो आपको लेवल 2 वहीं मिल गया, एनालिसिस। अब लेकिन आपको एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करनी है, बहरहाल वो आपको पता ही है, लेवल 2। आपने जब डेमोक्रेटिक का फायदा बता दिया, तो अब आप क्या करेंगे, एक छोटी सी वैल्यूशन करेंगे इसके साथ, और उसमें आप कहेंगे कि डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो इन इस हालत में बेहतर नहीं होता। सर आपने बॉडी बता, में कर देंगे। बॉडी बॉडी मैं यही बताना चाह रहा हूँ ना। अच्छा वो अच्छा। आप, वो आपने जो लंबी चौड़ी एंड पे करनी है, बात वही है, जो लंबी चौड़ी एंड पे करनी है आप उससे बच जाएंगे, और आपको साथ साथ वो अगर करोगे, तो अब आपने यहाँ पे अगर बता दिया कि आपने कहा कि अगर डेमोक्रेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने डेमोक्रेटिक में ये कहा कि आप अगर कंपटीशन है और आपको आइडिया ज्यादा चाहिए, तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में बात जो वर्कर्स हैं वो ज्यादा बेटर आपको ऑप्शंस दे देते हैं। अब आप कंपटीशन के वाले से बात कर रही हो, फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन डाल दी इंटेंस कंपटीशन वाली के, मार्केट बहुत वॉलेट कंपेरेटिव है, तो आपने एप्लीकेशन में लिखा कि डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो शायद ना भी काम करे, मतलब वो शायद कंपटीशन में बैकफायर कर जाए। वो क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टाइल में टाइम लगता है,
ऑफ एंड ऑन वर्कर्स को बुलाना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाएगी, तो आप जल्दी यू वोंट बी एबल टू कम आउट विद अ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय द पीपल। कंपाइटर पहले निकाल लेगा। लेकिन लेकिन अब आपके सर ये डिसएडवांटेज लग रहा है, याद रखो एवेल्यूशन एडवांटेज या डिसएडवांटेज का नाम नहीं होता। एवेल्यूशन होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करके जज करना, जजमेंट देना। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करोगी, तो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट आई बिलीव दैट डेमोक्रेटिक स्टाइल माइट नॉट बी, या आपने क्या करें, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया जा रहा है लेकिन बेस्ड ऑन वन आर्गुमेंट यू मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ये है सून आफ्टर द पैराग्राफ। तो आपने कह दिया, लेकिन ये जब एड्रेस करोगी तो एग्जामिनर समझेगा कि ये वैल्यूशन है कि बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट आई बिलीव कि कंपैरेटिव मार्केट में डेमोक्रेटिक स्टाइल माइट नॉट बी सुटेबल ऑन सर्टेन ओकेजन्स। तो ये वैल्यूशन हो गई आपकी। अब आप इसमें अगर डेवलप किया तो लेवल 2 हो जाएगी, आप इमेजिन करो। और अगर आपने लेवल 2 दो जगह भी कर दी बॉडी में, तो 4 तो नंबर मिल गए। अब आपको एंड पे एक आधा पॉइंट 2-3 लाइनें लेके कहानी खत्म। लेकिन ये याद रखना है कि एनालिसिस जो है वो आपने सॉरी एवोल्यूशन जो है वो लेवल 3 तक लेके जानी है। तो लेवल 3 एवोल्यूशन यही होगी जब आप एंडिंग स्टेटमेंट देंगे, ओवरऑल पिक्चर कहेंगे कि आपका क्या ख्याल है। आपकी मर्जी है, एग्जामिनर ये नहीं कहता कि बॉडी में एवोल्यूशन करनी है, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन एग्जामिनर ये जरूर कहता है कि बॉडी में करेंगे तो आपके लिए फाइनल एवोल्यूशन आसान होती है। अब सुनो जरा बात, मैंने कर दी, अगला फिर मैंने एक पॉइंट बताया, मैंने उसकी फिर एवोल्यूशन कर दी, ठीक है। अब मैं एंड पे कहते हैं कि ये फायदेमंद क्यों है, क्योंकि अगर आप बॉडी में वैल्यूशन कर रहे हैं और आप डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट जा रहे हैं वैल्यूशन के अंदर, तो अब आपके लिए फाइनल वैल्यूशन आसान हो गई। क्यों? उसमें आप ऊपर वाली वैल्यूशन का भी जिक्र करेंगे। एज आई मेंशन्ड अर्लियर के डेमोक्रेटिक में ये नुकसान होता है कि डिले इन डिसीजन मेकिंग हो जाता है, या वर्कर जो है वो फील करते हैं बर्डन। फर्ज किया आपने ये दो वैल्यूशन की हुई है, डिसएडवांटेज नहीं की हुई है, आपने इनको भी मेंशन किया, इनकॉर्पोरेट किया अपने फॉर्मेशन, और प्लस एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर दिया जो आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कहानी पूरी हो गई, आपको पूरे एवोल्यूशन के 6 सर नंबर मिल जाएंगे। सर आप जो कह रहे हैं कि बॉडी में इवैल्यूएशन का पार्ट आप थोड़ा सा मेंशन कर लें, सर वो इस तरह से मेंशन करने के, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि डेमोग्राफी का फायदा ये है कि इट gives rise to more creative ideas by the employees, however it would lead to increased disagreements by them। तो सर ये जो मैं बात ऐड करूंगी साथ में उसके जो लिमिटेशन है कि ज्यादा लोग एम्प्लॉयज में ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स होंगी, ये मेरी इवैल्यूएशन कंसिडर हो जाएगी? ये आपकी वैल्यूशन मैंने उसकी तब होगी, लिमिटेशन बता दी है। ये आपकी तब होगी जब आप ये कहोगी बिकॉज ऑफ दिस रीजन विच आई मेंशन्ड डेमोक्रेटिक स्टाइल माइट नॉट बी सूटेबल इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अगर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है तो, ठीक है, वरना मतलब वो साथ साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैं रेफर करती जाऊं। करना, वरना वो डिसएडवांटेज ही बन के रह जाएगा और वैल्यूशन नहीं होगी। अच्छा एक ये, वरना जो आप करती हो, जो मैंने सिखाया भी हुआ है आपको, ये जरा मुश्किल काम है तो मैं अवॉइड इसके किया भी मैंने, लेकिन मैंने कहा एंड पे बता दूंगा, जिसने करनी हुई कर ले। अगर आप एंड पे क्या करती हो, आप नॉर्मली दो फैक्टर्स ले लेती हो और उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हो। ये भी कोई बुरा नहीं है, और मैं आपको नंबर देता हूँ, आपको पता है आप ऐसे ही करती हो, ठीक है एंड पे। लेकिन एंड पे फिर ज्यादा फोकस या सोचना पड़ जाता है, हर पॉइंट के बाद जरा आसान होता है सोचना, और अगर कोई एंड पे थोड़ा कोई लूप होल भी हो तो वो कवर हो जाता है ऊपर से। तो इसलिए, वरना आपका भी जो मेथड है वो गलत नहीं है, और उससे ये नहीं है कि मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिल सकते हैं जी। सर मैंने आज मेरी क्लास में आपसे ये बात डिस्कस करनी थी कि मैं जो अच्छा तरीका एक और करती हूँ बात, ना कि एंड पे मैं उसको दुर्वा एक और, रिजेक्ट करती हूँ सर, उससे ना दुर्वा एक, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। जी जी सर हाँ बताएं। मैं यहाँ यही कह रहा हूँ, ये लंबा हो जाता है, टाइम बड़ा ले जाता है, बहुत खींचती हूँ, जी बिल्कुल सर। ऐसे ही। तो इसीलिए और सर आप वो उस ना वक्त, समराइज किया भी नहीं जाता, वो कम अल्फाजों में बताया भी नहीं जाता, क्योंकि हाँ तो ऑब्वियसली आई हैव टू एड्रेस व्हाट आई हैव रिटन ऑलरेडी अबव। हाँ तो अगर साथ साथ की होगी तो ये नहीं करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो जी अब अच्छा एक और तरीका, एवेल्यूशन ये नहीं होती कि आपने एडवांटेज बताया और उसकी लिमिटेशन बता दी, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप एड्रेस करोगे वो मानी जाएगी, ठीक है। आप उसकी फेवर में भी जा सकती हो, मतलब आपने एक फायदा बताया और आपने उस फायदे की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया एवेल्यूशन का, ये भी हो सकता है। मुश्किल काम है लेकिन बता रहा हूँ, एवेल्यूशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपने उल्टा ही जाना है। अगर आपने एक पॉइंट बताया है और आपने बाद में कहा कि ये इस फैक्टर की वजह से मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर मेथड कंसिडर हो सकता है, तो ये भी इवैल्यूएशन बन सकती है। मतलब अगर सर, किसी मतलब अगर पूरे आंसर में मैं डिसएडवांटेज डालती ही नहीं हूँ तो एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा, मतलब उसको ये नहीं लगेगा कि क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं हुआ? बिल्कुल उसके लिए कि आप वो जो डिसएडवांटेज आप डेमोक्रेटिक के डालना चाह रही हो,
जी सर, अगर आप जैसे कह रहे हैं ना कि हाँ अगर दोनों। आपको लगता है कि एडवांटेजेस ही ज्यादा हैं, तो हम्म वही, अगर बॉडी में भी मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, इवैल्यूएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है मैं उसको एड्रेस कर लेती हूँ, और हम्म। डिसएडवांटेजेस की तरफ मैं बात ही नहीं एज सच कोई करती, मैं तो बताता हूँ इससे कोई आपको। मसला नहीं होगा। कोई मसला नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। अगर स्टेटमेंट ये लिखी है कि ये सबसे बेहतर मेथड है, तो कंपैरिजन लाजमी है बॉडी में भी। यानी कि आपने अगर फायदा बता रहे हैं तो बताएं ये ऑटोक्रेटिक में नहीं होता, ये लेजे फेयर में नहीं होता, या पैटर्नलिस्टिक में नहीं होता। कोई एक आधे से कंपैरिजन जरूरी है, लेकिन ये स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। अगर जनरली आपको स्टेटमेंट लग रही है कि सुपरलेटिव डिग्री या डबल कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये सबसे इंपॉर्टेंट है या ये हमेशा बेनिफिट देती है, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा अदर फॉर्म से। तो ऑटोमेटिकली वो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो बन ही जाएंगे, फिर आप कर लें। अच्छा, जो आप कह रही हो तो मल्टीपल वेज हैं। आप कह रही हो सर मैं एक फायदा बता दूं, फिर एक नुकसान बता दूं, और उसके बाद फिर वैल्यूएशन कर दूं, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन कंपैरिजन फिर भी लाजमी है, जो कि वैल्यूएशन में फिर करना पड़ेगा। और इस तरह फिर आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताओगी तो बॉडी में वैल्यूएशन कोई नहीं मानी जाएगी। अच्छा, मैं ना आपको वैसे सोच रहा था कोई वैल्यूएशन इन द बॉडी का कोई किसी बच्चे ने किया हुआ है, तो मैं आपको भेज भी दूं। मैं देख रहा था किसी का आंसर, किसी ने मैंने उसको वैल्यूएशन इन द बॉडी बताई थी, तो शायद मुझे मिलता है तो आपको मैं जरूर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। चलिए सर, आप काइंडली भेजिएगा कि अच्छा किसी और एक का बात। पढ़ के सर बहुत अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा हाँ वो बात सही है। और एक ये कि अगर मैं एक बात बताऊं, अगर आपने फर्ज किया कि वैल्यूएशन में एक लाइन ही लिखी है एक आर्गुमेंट के बाद, तो आपको उसमें भी 1 से 2 नंबर वैल्यूएशन के मिल सकते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? तो कितना हल्का हो जाता है बर्डन आपका, कि आपको साथ साथ वो मार्क्स देता जा रहा है, और जब तक आप फाइनल तक पहुंची तो आपको नंबर ही 2 रह गए खाली। तो आपको लेंथी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, जो ऊपर आप आर्गुमेंट कर चुकी हो उसी को मेंशन किया, और आप बाद में अपनी कोई नई बात, हाँ ये जरूरी है, अपनी बात कोई नई करनी जरूरी है फाइनल एवेल्युएशन के अंदर, जो कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बने आप। मैं सही है देखता सर, हूँ। बस एक छोटी सी और कंफ्यूजन है कि जो हम 12 मार्क्स में एप्लीकेशन हमने डालनी होती है, सर वो बॉडी में हम जो अपने 2 पैराग्राफ्स बनाते हैं, 2 पॉइंट्स को हम डेवलप करके लिखते हैं और फिर इवैल्यूएशन करते हैं, सर नेसेसरी है कि हम हर जगह एप्लीकेशन बार बार यूज करें? सर अगर समझे फॉर एग्जांपल नहीं की जाती सर यूज, क्योंकि एप्लीकेशन यूज करना सर आसान नहीं होता, सोचना बहुत पड़ता है। सर अगर हम अच्छी सी इवैल्यूएशन में एप्लीकेशन डाल लेते हैं, तो आपको लगता है कि हम वहाँ पे स्कोर कर जाएंगे? देखो, अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो पहले तो ये बता दूं कि आप वो एप्लीकेशन जो वैल्यूएशन में इस्तेमाल करोगी वो वैल्यूएशन ही मानी जाएगी। मतलब अगर आपने वैल्यूएशन के टॉप लेवल पे जाना है, तो बगैर एप्लीकेशन के आप वैल्यूएशन के टॉप लेवल पे भी नहीं जा सकते। यानी कि एप्लीकेशन बज़ाहिर लगता है 2 नंबर की है, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ ये ज्यादा की है, क्योंकि जो आपका टॉप लेवल है वैल्यूएशन का, यानी कि लेवल 3, वो विदाउट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मानी ही नहीं जाती। तो एक तो बात ही हो गई, ठीक है। दूसरी बात, आपको एप्लीकेशन को अलग से शो करना है 2 नंबर लेने के लिए। तो उसके लिए अगर आपने लेवल 2 एप्लीकेशन, 12 नंबर के सवाल की बात कर रहा हूँ, 12 नंबर के सवाल में लेवल 2 एप्लीकेशन किसी भी पॉइंट में शो कर दी, आई रिपीट किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट में आपने लेवल 2 एप्लीकेशन शो कर दी, तो आपको एप्लीकेशन के 2 नंबर मिल गए, दैट्स इट। लेकिन सर अगर मतलब वो आप, चाहे मर्जी में जहाँ मर्जी करूँ, बॉडी में कर दूं या वैल्यूएशन में कर दूं? नहीं नहीं, वही बताया, बॉडी में करना जरूरी है, क्योंकि जो एवेल्यूशन में आप करोगी वो लेवल 3 एवेल्यूशन कहलाएगी। अच्छा अच्छा। एवेल्यूशन करते हुए जब आप कॉन्टेक्स्ट को यूज करती हो तो वो लेवल 3 पे पहुंचता है। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन अगर आपने 8 नंबर का सवाल आता है जिसमें 2 पॉइंट लिखने को बोलते हैं, एडवांटेज या डिसएडवांटेज, तो उसमें आपको दोनों में एप्लीकेशन शो करनी पड़ेगी। माना उसमें एप्लीकेशन लेवल 1 पे चाहिए होती है, लेवल 2 नहीं होती, लेकिन दोनों पॉइंट्स पे क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने दोनों पॉइंट मेंशन कर दिए। इसका मतलब है कि आपके मार्क्स जो है वो डिवाइड हो गए दोनों मार्क्स, दोनों पॉइंट्स में, दोनों पॉइंट्स में आपको ये मार्क्स मिलेंगे एप्लीकेशन की और एनालिसिस की। 12 में नहीं होता ऐसे। जी ठीक है सर, ठीक है। सर बस एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि डिस्कस व्हाई अ न्यू बिजनेस शुड फोकस मोर ऑन मैनेजिंग इट्स कैश देन मेकिंग अ प्रॉफिट। सर कैश और प्रॉफिट में पहले तो मुझे आपसे थोड़ा जो डिफरेंस है वो समझा दें, और मैंने सर इस क्वेश्चन को कैसे जो है वो हैंडल करना है वो भी थोड़ा मुझे आप एक्सप्लेन कर दें। सवाल दोबारा बोलो। So discuss why a new business should focus more on managing its cash than making a profit for ऑल 12 राइट, marks. ओके। अच्छा, अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको डिफरेंस पहले मैं बता देता हूँ।
कि डिफरेंस ये है कि जो कैश होता है ना, वो आपने याद रखना है कि वो रिक्वायर होता है आपको डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। और अकाउंटिंग आप पढ़ती हो तो आपको पता होना चाहिए कैश जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है जब वो रिसीव होता है। अगर कैश नहीं रिसीव हुआ तो उसकी कोई एंट्री भी नहीं होगी, वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। लेकिन जो प्रॉफिट है वो आप जब तक आप रिसीव करें या ना करें, वो एंट्री उसकी हो जाती है और वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ जो क्या कहते हैं इनकम स्टेटमेंट है उसमें रिकॉर्ड होता है। यानी कि क्रेडिट सेल्स होती है तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, कैश नहीं आता। इसका मतलब है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो होगा वो भी कैश की प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट तो नजर आ रहा है लेकिन प्रॉफिट हम कहते हैं अभी अर्न तो कर लिया है, अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो अगर कोई बिजनेस कहता है कि मेरे पास 40,000 का प्रॉफिट अर्न किया मैंने, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसके पास 40,000 कैश भी है। ये डिपेंड करता है कि उसने कोई क्रेडिट पीरियड तो नहीं अलाउ किया होगा अपने कस्टमर्स को। अगर किया हुआ है तो जो प्रॉफिट की फिगर शो हो रही है वो कैश की फिगर नहीं होगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि प्रॉफिट बिल्कुल जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। इट्स द मेन ऑब्जेक्टिव, आपको अपने ओनर्स को सेटिस्फाई करना है, शेयर होल्डर्स को हैप्पी करना है अगर आपने, तो वो जरूरी है। फिर प्रॉफिट एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसको आपने आगे इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्विकली अवेलेबल होता है, आपको वापस नहीं करना होता। ओके फाइन, समझ आती है। लेकिन लेकिन कैश प्रॉफिट के बगैर बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम पीरियड। जैसे कि जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो प्रॉफिट में थोड़ी ना होता है, उसका तो ब्रेक इवन भी नहीं आया होता, आपको पता ही है। इसका मतलब है वो लॉस में होता है unless and until it achieves break even। तो वो चल ही रहा होता है ना। क्यों चल रहा होता है? बिकॉज द बिजनेस हैज रेडी कैश अवेलेबल। वो किसी ना किसी तरह से लोन लेके या किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस से कैश को अवेलेबल रखते हैं एट ऑल टाइम्स टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब ये हुआ, आप वैल्यूएशन में बता सकती हो कि अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में कैश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन प्रॉफिट से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिजनेस कैन मैनेज इट बाय अरेंजिंग फाइनेंस यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज। लेकिन अगर कैश आपके पास नहीं है तो बिजनेस एक दिन भी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मजदूरों को वेजेस नहीं दे रहा, वो काम करेंगे? सप्लायर को पैसे नहीं दे रहा, वो रॉ मटेरियल देगा? बिजली का बिल नहीं दे रहे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी की पावर आपको सप्लाई मिलेगी? तो आपका प्रोडक्शन आपकी हॉल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कैश फ्लो को ही मैनेज कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉन्गर रन के अंदर प्रॉफिट चाहिए है, क्योंकि लॉन्ग रन में कैश फ्लो मैनेज कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ओनर्स ऑफ कोर्स दे विल बी डिससेटिस्फाइड और वो अपनी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर देंगे। और अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो शेयर बेचेंगे और शेयर की वैल्यू नीचे आएगी और फिर ऑफ कोर्स आपके लिए रेपुटेशन का भी मामला बनेगा। और फिर आपकी जब शेयर की वैल्यू नीचे आ गई तो अब आप शेयर बेचेंगे नहीं तो उतना कैपिटल आपको रेज आप नहीं कर पाएंगे। तो आप ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाली बात ये आप एंड पे बता सकती हैं अपनी फाइनल वैल्यू। जी। सर ये बात भी हम मेंशन कर सकते हैं कि प्रॉफिट नेसेसरी है व्हेन यू हैव टू अप्लाई फॉर लोन्स एज वेल, क्योंकि जब हमने बैंक से लोन लेना होता है तो बैंक मैनेजर रिव्यूज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जिसमें ये बात मेंशन्ड हो कि हमारा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पोटेंशियल हमारा कितना है। तो सर ये बात भी वैलिड है। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि जो नया बिजनेस होता है वो लोन लेता है तो वो अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को दिखाकर ही लेता है। प्रॉफिट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोन लेने के लिए प्रॉफिट इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि लोन आपको देना होता है ऑन एनुअल बेसिस और उसके लिए ये देखना होता है बैंक ने कि क्या इनके पास रेडी कैश अवेलेबल है। चाहे प्रॉफिट शो कर रहे हो आप और पोटेंशियल बहुत हो, लेकिन वो प्रॉफिट बाद में मिलना है। तो बैंक तो प्रॉफिट का इंतजार नहीं करेगा कि कब मिलना है, उसको तो कैश चाहिए ताकि उसको आगे भी लोन देना है, उसको तो अपने अपने बिजनेस को रन करना है ना बैंक को। तो उसको तो टाइम पर पेमेंट वापस चाहिए और उसके लिए प्रॉफिट से ज्यादा कैश की अवेलेबिलिटी। तो अगर वो आप बिजनेस ये अश्योर कर दे बैंक को कि हर महीने जो कैश है वो सफिशिएंट होता है
to pay the installment of the loan. तो even if business अभी प्रॉफिट नहीं भी कमा रहा या कम भी है तो बैंक लोन दे सकता है। लेकिन प्रॉफिट एक एडेड एडवांटेज है, अगर प्रॉफिट भी हो रहा है और कैश फ्लो भी पॉजिटिव है तो ये एक एडेड एडवांटेज हो गया, और बैंक विदाउट एनी हेजिटेशन वो लोन प्रोवाइड कर देगा और शायद इंटरेस्ट रेट भी कम चार्ज करे, जिससे एक्सपेंस कम होगा और प्रॉफिट आपका ज्यादा हो सकता है। जी जी सर ठीक है, बस ये था। और सर बस एक और बात आपसे पूछनी थी। अब नेक्स्ट जैसे हमारे पास इट्स हार्डली 3 or 4 days लेफ्ट, तो सर इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या कर लिया जाए? सर जो मैंने अपने तौर पे सोचा है वो यही है कि जो चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं वो उनको स्पेशली एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया जाए, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। सेकेंडली सर आपने 2023 के पेपर्स भेजे हैं वो देख लें हाँ वो सर। देख और लो। आप तो अब मेरी बात सुनो, मुझे बताओ फरवरी मार्च में कौन सी ऐसी चीज आई है जो नहीं ऐड हुई है? कोई आई है? नहीं सर कुछ भी नहीं। नहीं, मैं वही देख रही थी तो सुन एंड आई लो वाज ना, वो टोटली उसी सरप्राइज्ड देख के वो ना। इसीलिए सरप्राइज कि बेटा बात ये है कि वो नया ऐड नहीं ना हुआ। आपको आ सकता है, ये नहीं कह रहा नहीं आ सकता। सिलेबस में जी। तो पहले भी था, अब भी है। पहले वो A2 में था, BS में तो पहले भी वो टेस्ट तो होता रहे। वो कौन सा ऐसी चीज थी जो कि पहले टेस्ट नहीं होती रही? हाँ, कोई नई चीज आई है जैसे इंट्राप्रेन्योर, वो आ सकती है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा बाकी नहीं आ सकती, लेकिन ये ज़हन बनाना कि ये जरूर आएगा ऐसा नहीं। तो आप ठीक है सिलेबस सर। अगर रिवाइज कर लिया है तो पास पेपर के ये जो है कि इसकी वैल्यूएशन मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, इस पे फोकस करो। ठीक है सर। ऑल राइट। ठीक है। चलिए हाफिज। सर, ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। अल्लाह